गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम एनर्जी और सरफेस एनर्जी के बारे में बात की थी। आज हम कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पैरिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड एनर्जी थी हमारी कूलाम एनर्जी। क्या होती है कूलाम एनर्जी? ये तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। ये हमारे पास कोई भी क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसके अंदर क्या लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब अगर इस न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएं तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा तो यह न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो क्या कम होगी? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी कि किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर दोनों न्यूक्लियॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसको कम कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी को। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कौन कम होती जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। उस समय जो एनर्जी निकल के आती है, यानी हमने मान लिया कि किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और वो उसमें क्या है? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। तो उस वक्त जो हमारे पास एनर्जी निकल के आती है वो होती है -3/5 के Z-1 E²/R। ये एनर्जी निकल के आती है। R क्या होती है? आपको बताया था थोड़ी देर पहले, R0 1/3 है। के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/5 के Z-1 E²/R की वैल्यू R0 1/3। अब यहां से EC इज इक्वल टू क्या हो गया? हमने इन सबको 3/5 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, E की वैल्यू भी कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और R0 भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? -AC Z-1 A⁻1/3 और यहाँ AC कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3K²/5 R0। यानी कूलम्ब एनर्जी भी क्या कर रही है? बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे वो न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होता है तो इसकी वजह से कौन कम होती है? बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स repulsive force acts between two protons of the nucleus therefore as the number of protons therefore as the number of protons
number of protons increases in the nucleus, increases in the nucleus, net repulsive Coulomb force increases. Coulomb force increases. As a result, binding energy of the nucleus decreases if we assume that the charge ZE of the nucleus is uniformly distributed inside the nucleus, then the Coulomb energy क्या हो जाएगी? EC is equal to -3/5 k z minus 1 E square by R. यानी हमने क्या देखा, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी यह कूलम्ब फोर्स किसको कम कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है। अब Ze नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर Ze चार्ज है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कूलम्ब एनर्जी क्या होती है, EC इज इक्वल टू -3/5 k z minus 1 E square by R। यहाँ पर R क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, वह रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस R इज इक्वल टू होता है R0 a⁻⁴ और K कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से जो कूलम्ब एनर्जी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, -3/5 k z minus 1 E square by R0 a⁻⁴। अब ये क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, EC इज इक्वल टू -AC, कूलम्ब एनर्जी की वजह से हमने AC लिखा है, Z minus 1 by A1/3। यहाँ पे AC कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3/5 k E square by R0। तो ये हमारे आ गया कूलम्ब एनर्जी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, यानी कूलम्ब एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रही है, मिनिमाइज कर रही है। वहीं हमने पिछले में देखा था वो वॉल्यूम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रही है और जो सरफेस एनर्जी है वो भी बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रही है, कम कर रही है। अब हम नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं, कौन सी थी, एसिमेट्रिकल एनर्जी।
यानी फोर्थ एनर्जी है हमारे पास एसिमेट्रिक एनर्जी, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। अब हम देख लेते हैं एसिमेट्रिक एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब अगर हम किसी भी न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या होने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं, वैसे वैसे उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। पिछले वाले में हमने देखा था जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए थे तब भी क्या हो गया था, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया था। कौन लगने लगा था, रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स लगने लग गया था, जो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रहा था, कम। बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल। उसी तरह से अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाए, यानी उनसे बढ़ने लगती है, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी एन और जेड में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल इफेक्ट। यानी ये भी क्या करेंगे, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कम को करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से जो हमें एसिमेट्रिक एनर्जी देखने को मिलती है वो क्या होती है, कम तो कर रही है, उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे अपने माइनस साइन आ गया, एन माइनस जेड की होल स्क्वायर बाई ए। यानी जो एसिमेट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन माइनस जेड की होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो मास नंबर है उसकी क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी भी न्यूक्लियस को बैलेंस्ड करने के लिए क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए ग्राफ प्लॉटेड between number of protons यानी Z and number of neutrons यानी n is equal to क्या होता है, a minus z। It is observed that an excess of neutrons over protons leads to instability of the atom and thereby decreases the binding energy of the nucleus. This effect is called asymmetric effect. The decrease in binding energy due to asymmetric effect is proportional to the
proportional to the n minus z square and inversely proportional to the mass number A. मास नंबर ए। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा एसिमेट्रिक एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी में, तो वो कितना होगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द माइनस ए माइनस जेड की एन माइनस जेड की होल स्क्वायर बाई ए। तो यहां से ई क्या आ जाएगा अपना, मैंने ये कोई एक कांस्टेंट लगा लिया है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड होते हैं ना, ए माइनस जेड की होल स्क्वायर बाई ए। तो यहां से क्या आ गया अपना माइनस ए एस ए माइनस 2z की होल स्क्वायर बाई ए। तो ये आ गई अपनी बाइंडिंग एनर्जी, जो किसकी वजह से आई है, एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से। सॉरी यहाँ पे ए आएगा एसिमेट्रिक इफेक्ट के कारण। ए अपना क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। तो आज हमने 3 एनर्जीज के बारे में पढ़ा। 4। फर्स्ट थी वॉल्यूम एनर्जी, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही थी। सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, इनकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। नेक्स्ट एक हमारी पेयरिंग एनर्जी बची है, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।